जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। और आज के हमारे खास कार्यक्रम में, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं जो है अपने चैनल के माध्यम से लगातार आप सभी के बीच एक नए नामचीन हस्ती से रूबरू कराता हूं, उनके बारे में बताता हूं, उनका क्या योगदान है हमारे समाज में, हमारे जीवन में, हमारे राष्ट्र में, ये भी बताता हूं। और आज मैं आया हुआ था छत्तीसगढ़ के न्यायधानी बिलासपुर, और आप सभी को बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही कि एक ऐसे नामचीन हस्ती, एक ऐसे शख्सियत से आप सभी को रूबरू कराएंगे जो समाज सेवा से लेके शिक्षा तक हर क्षेत्र में काफ़ी आगे हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से भी पुरस्कृत हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं। मैं इनका नाम जिक्र करना चाहूँगा, डॉक्टर मानिक दास मानिकपुरी जी। तो सर्वप्रथम स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। जी नमस्कार सर। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। साहेब बंदगी साहेब, मैं सदगुरु कबीर साहेब जी को मानता हूँ और उनका भक्त भी हूँ। तो मैं वहीं से चालू करना चाहूँगा सदगुरु कबीर साहेब के दोहे से। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोय, तेरा तुझको सौंपता क्या लागी है। वाह, बहुत हिंदी भी बता देते सर। जी मतलब इसका बता देते। इसका मतलब ये है, इस दुनिया में आए हैं हम, कुछ लेके आए नहीं, कुछ लेके जाना नहीं है। जो भी दिए हैं साहब का दिया हुआ है और हम उसी को सौंप रहे हैं, उन्हीं के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। तो ये मेरा मानना है। और आगे जो भी है, मुट्ठी बांधे आयर बंदे, हाथ पसारे जाओगे, क्या लेके आए थे बंदे क्या लेके जाओगे। तो ये साहब जी ने बहुत ही अच्छा ये शब्द कहा है जो इस दुनिया के लिए। तो मैं तो चाहूँगा कि सबको समाज सेवा जैसे मैं करता हूँ, तो समाज सेवा का मेरा उद्देश्य ये है कि निस्वार्थ समाज सेवा करना है, निस्वार्थ भाव से रहता है। चलो, बहुत सुंदर लगा सर, बहुत ही धमाकेदार स्टार्टिंग शुरुआत की आप दोहा से, बहुत ही अच्छा लगा। कबीर जी के बहुत ही शुभ दोहा बोले आप। जैसे मैं देखा भी सर, आपके निवास में लिखा भी था गुरु चूड़ामणि दास निवास, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे। मैं अपने बाबूजी से पंथ के बारे में, हमने सदगुरु कबीर साहब को मानते हैं। तो बाबूजी शुरू से सही एक टीचर रहते हुए भी समाज सेवा ज़्यादा रहे, तो उन्हीं से प्रेरणा लेके मैं कोई भी काम करता उन्हीं के आशीर्वाद से करता हूँ। और ये घर का नाम भी उन्हीं के नाम से सदगुरु चूड़ामणि दास कबीर भवन रखा हूँ, सदन भवन रखा हूँ। बहुत सुंदर सर। अच्छा, आज आपके पूरे जीवन के बारे में जानना चाहेंगे सर। तो प्रारंभिक जीवन जानना चाहेंगे आपका, कहाँ के रहने वाले हैं, रहन सहन कहाँ का है आपका, और शिक्षा जानना चाहेंगे साथ में। जी सर, मैं मूलतः ग्राम गनियारी, थाना खरोरा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ का हूँ। और मैं बचपन से, मेरा पैदा भी गनियारी में हुआ है, ग्राम गनियारी, जो रायपुर से बलौदाबाजार रोड पे 22 किलोमीटर दूर पे, और इंटीरियर जगह है। मेन रोड से हमको 3 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है गांव। तो वहाँ मैं पैदा हुआ हूँ। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा, क्योंकि गनियारी गांव था, तो गांव में क्या है, 8वीं तक ही क्लास है, तो 8वीं तक क्लास रहा और वहीं पढ़ा बढ़ा हूँ। और उसके बाद हमको जैसे हाई स्कूल जाना, 9th के बाद 12th तक के लिए मुझे 15 किलोमीटर साइकिल चला के जाना, पगडंडी रास्ते से जाना पड़ता, उस टाइम जाना पड़ता था। कैसे परिवार से थे सर? नॉर्मल नॉर्मल परिवार से था मैं। बाबूजी, हाँ, खेती उती कुछ नहीं था, 2-3 एकड़ खेती था। बाबूजी हेडमास्टर, मतलब टीचर थे। और हम लोग 4 भाई 2 बहन थे और सबको पालना है। उस समय उन्होंने, बाबूजी ने अपने वेतन से, उस समय उनको 48 रुपया मिलता था, बहुत पहले की बात है। तो उन्होंने सभी को, भाई बहन को, पूरे गांव में रह के भी सबको पढ़ाया लिखाया। इवन इवन ये कहा जाए कि मेरी दीदी है, जो लड़कियां जहां पढ़ती नहीं थी, जहां बाहर नहीं निकलते थे, उस समय के MA BEd है। और हम लोग 4 भाई हैं, चारों भाई जॉब में हैं। और बहन भी भिलाई में रहती है, जीजा जी भी BSP में है। एक जीजा जी है जो वो भी हेडमास्टर थे, लेकिन आज गुजर गए उन लोग। तो ये प्रारंभिक शिक्षा रही। और 15 किलोमीटर हम जाके एक सारा गांव करके हाई स्कूल है, जहाँ पे 15 से 20 गांव के लोग वहाँ पढ़ने आते थे, एक ही हाई स्कूल में। और वहाँ से हम लोग जब गांव से 8वीं पास किए, एक बहुत अच्छा घटना बताना चाहूँगा। जब हम लोग 8वीं पास किए
गांव से। अब लड़की लड़कियाँ मिला के हम लोग 20 लोग, कई लोग तो पढ़ नहीं पाए, जाने आने की असुविधा के कारण पगडंडी रास्ता, साइकिल से जाना है, बीच में नाला भी पड़ता था। कभी ऐसे स्थिति होती थी बारिश से हम वापस आ रहे हैं तो साइकिल उठा के पैर ये करके सब जाते थे, पुस्तक कॉपी उठा के हाथ में, असुविधा बहुत। जी 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 जी। तो उस समय हम लोग 20 लड़के लड़कियां मिल के 20 लड़के 15 किलोमीटर जाके पढ़ाई करते थे। उसमें 20 में से ऐसा स्थिति आई कि 9th में, आप मानेंगे नहीं, 4 लोग हम लोग पास हुए, मात्र 4 लोग। 4 लोग हम लोग 10th पास किए, मतलब 10th पढ़े। 10th पढ़ने के बाद उसके बाद ऐसी स्थिति है कि 10th में भी 2 लोग फेल हो गए, 2 लोग हम लोग पास हुए। अब 11वीं अब 11वीं में 2 लोग थे, और 11वीं में भी मैं साइंस लेके पढ़ा, और मेरे दोस्त जो बना था, जो गांव का था, वो भी साइंस लेके पढ़ा, मैथ्स लेके पढ़े जी। उस समय बहुत नाम था कि साइंस लेके पढ़ना मैंने गांव में बहुत मायने रखता था। अब उसके बाद 11वीं में भी ऐसा था, दोनों हम लोग साइंस का लेके पढ़े। अब साइंस में वो फेल हो गया, अच्छा, फिर मैं एक। तो उस समय ऐसा माहौल था पूरे गांव में और उस एरिया में कि एक गुरुजी है, उनके लड़के ही साइंस लेके मैथ्स लेके पढ़ रहा है। तो पास किया मैंने 91 में 12वीं पास किया जी। तो इस प्रकार से ये बचपन से मैं रहा, और घर में भी खेती किसानी छोटा मोटा था, तो उसमें भी बाबूजी का हेल्प करना, माँ का हेल्प करना, खेती में भी जाना शुरू से मैं। तो अभी डिग्री सर आपका देखे डॉक्टर की उपाधि आप। जी 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 जी। तो उसके बाद फिर मैं क्या किया, भिलाई चले गया, भिलाई में कोचिंग किया, भैया थे वहाँ पे बीएसपी में, तो उनके साथ कोचिंग किया। कोचिंग करने के बाद मेरा सिलेक्शन बी सिविल में हुआ। अच्छा, बी सिविल में हुआ, लेकिन मैं इंजीनियरिंग में, उसमें पीटी होता था ब्रांच में। हाँ, उसमें भी मैं अपने बारे में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब जी, एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब मैं 12वीं पढ़ के भैया के पास पढ़ने गए, बाबूजी बोले कि चलो जाओ भाई के पास रहो और पढ़ो। मैंने वहाँ जाके कल्याण कॉलेज में बीएससी में एडमिशन लिया। अच्छा। अब वहाँ जाने के बाद सब वहाँ के भिलाई के लड़कों से मैं देखा, अरे एक बोलते थे मेरे को इंजीनियर बनना है, एक बोलते डॉक्टर बनना है। तो मैं समझा ये क्या है, डॉक्टर इंजीनियर कैसे बनते हो तो है, लेकिन बनने का प्रोसीजर क्या है। तो मैंने क्या किया, भैया को आके पूछा मैं, भैया डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा और इंजीनियर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो वो मुझे ये बताए, लिख के बताए, बड़े भैया मेरा PET लिखा उस समय। तो मैं बोले क्या होता है, मैं उतना भी नहीं जानता था, गांव से आया हुआ था इतना। तो उन्होंने बजाय प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, यदि इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास कर लोगे तो आप इंजीनियर बनोगे। और उस समय PMT होता था, है ना, तो PMT प्री मेडिकल टेस्ट, तो यदि ये प्री मेडिकल टेस्ट कर लेते हो तो डॉक्टर बनता है। तो मैं बोला साइंस लेके जो पढ़ते हैं वो बनते हैं इंजीनियर, और जो बायो लेके पढ़ते हैं वो बनते हैं डॉक्टर। तो मैं बोला फिर मैं क्यों कॉलेज जाऊँ। मैं भाई आप मानेंगे नहीं, मेरा भैया 6000 का बुक नया लिया था बीएससी का, मैंने छोड़ दिया। और मेरे भैया ने बोला जब 6000 का बुक लिया तो नहीं पढ़ना चाहता, जाओ गाँव। तो मैं गांव चले गया। फिर बाबूजी को बोला नहीं मेरे को पीटी करना है। तो मैंने सी कोचिंग से पीटी के कोचिंग किया, और पहले ही बार में मेरा सिलेक्शन हो गया। और मैंने जाके फिर MACT भोपाल से बी सिविल का लेटर लिया, ज्वाइनिंग लेटर यहाँ आके लेना है। लेकिन जब मैं डिमांड को देखा, उस समय बी सिविल का कोई डिमांड नहीं था। तो मैंने फिर क्या किया, फिर MACT भोपाल गया, भैया मेरे को इलेक्ट्रिकल चाहिए। भाई बोल रहे हैं मेरा इलेक्ट्रिकल चाहिए, इलेक्ट्रिकल का डिमांड है, इलेक्ट्रिकल, क्योंकि वो BSP में नौकरी कर रहे थे, बोले इलेक्ट्रिकल का डिमांड। तब मैं जाके वहाँ पे क्या किया, मैंने पूछा, तो वो बोले एक सीट खाली है, इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा। लेकिन उस समय जिसका PT में सिलेक्शन होता था, B में जिसका सिलेक्शन होता था, उसको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में पॉलिटेक्निक में देते थे। तो मैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोरबा से 94 बेस से, फिर पहला बैच हूँ वहाँ का कोरबा का, जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हम लोग पहले किया, गवर्नमेंट कॉलेज से किया जी। अब उस रैंक अच्छा है। जी 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 जी, मेरा उस समय 600 में 498 के लगभग आया था जी जी। तो फिर वहाँ से इंजीनियरिंग किया मैं। फिर इंजीनियरिंग करने के बाद ऐसी स्थिति आई कि हमने 94 में किए, लेकिन 92 93 तक के सभी बच्चे, वहाँ पे इतने सारे पावर प्लांट है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, इनके अलावा NTPC है, बाल्को है, ACCL, तो सभी के सभी लग गए। मेरे जितने भी अधिकांश बड़े बड़े पोस्ट में हैं। लेकिन हमने जब 94 में किए तो ऐसा स्थिति आई कि दिग्विजय सरकार था, MP था, उन्होंने पूरे जॉब पे बैन लगा दिए। उस कंडीशन पे फिर हमने क्या किया, अरे पूरा जॉब तो बैन लग गया, अब क्या किया जाए। सिर्फ रेलवे एक ओपन होता था वैकेंसी, वो भी ऑल इंडिया बेस में, और पेमेंट कम रहता था, तो उतना दूर जाए उतना ये। तो मैंने क्या किया, फिर वापस आ गया भिलाई।
फिर भैया क्या किए, मेरे यहाँ बड़े भाई, उन्हीं के डिपार्टमेंट में एक वो था उनका फ्रेंड, वो आईटीआई खोला प्राइवेट, कहाँ पे, भिलाई में। अच्छा। तो वो बोले कि मेरा भाई को इलेक्ट्रिकल के बारे में बहुत सारे नॉलेज है, आप उनको देखिए एक बार बुला के। तो उन्होंने क्या किए, बुलाए और मेरे से इंटरव्यू लिए, आप क्या क्या कर सकते हो। तो मैं बोला पूछिए मत, मैं करके दिखाऊंगा। अच्छा। तो उस समय नया आईटीआई खोलने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, फिर पूरे मोटर लाने के लिए हम मेरठ गए, मेरठ से लाके पूरा इंस्टॉल करवाया मैं, उसके बाद एप्लीकेशन करवाया। और उसके बाद मेरा उम्र कम होने के कारण, 26 साल होने के कारण, मुझे प्रिंसिपल का अथॉरिटी तो दिया था साइन करने की, मतलब प्रिंसिपल बना दिए। हाँ, प्रिंसिपल बना दिए, पूरा जानते हो करके। अब बनाया मैं ही हूँ आईटीआई को पूरा सब, तो प्रिंसिपल का वो तो दे दिए है ना, लेकिन अथॉरिटी नहीं दिए कि साइन नहीं कर सकते। अच्छा। उसके लिए 8 से 10 साल एक्सपीरियंस चाहिए। तो मैं पूरे आईटीआई को संचालित करते रहा। अच्छा। तो दूसरे के आईटीआई में मैंने ये सब काम किया। उसके बाद फिर उनके लिए 2-3 आईटीआई खोला। इसी प्रकार ये सिलसिला चलते रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक घटना हुई, उस आईटीआई में मैं किसी कारणवश जो डायरेक्टर से कुछ अनबन हुआ तो मैंने छोड़ दिया। अच्छा। तो मैंने छोड़ने के बाद एक दूसरे आईटीआई में, कोरबा में आईटीआई था, तो वहाँ के डायरेक्टर मुझे डायरेक्ट मेरा टैलेंट देखा है ना, तो मेरे को डायरेक्ट पार्टनर बना लिए। अरे वाह भाई। पार्टनर बना तो लिए पार्टनर, लेकिन देना पड़ेगा पैसा। वो पैसा दिए नहीं। अच्छा। पैसा नहीं दिए तो फिर मैं बोला, उससे बहस हो गई। मैं भाई आप पार्टनर बनाया, मैं जबकि उनको बोला था आप पेमेंट मत पूछ, मतलब मुझसे काम का मत पूछिए, आपका 1-2 आईटीआई है, मैं जब पूरा कर लूँगा तो आपको बहुत सारे आईटीआई खोल के दे सकता हूँ करके। और उनके लिए कम से कम 8 से 10 आईटीआई खोला भी। अब वो पैसे की बारी है, पैसे दिए, पैसा नहीं दिया, फिर नहीं दिया तो फिर मैं उसको फिर भी छोड़ दिया। फिर ऐसे स्ट्रगल होते होते फिर बीच में मैं जगदलपुर के पास था, जगदलपुर में भी आईटीआई चलाता था, वहाँ पे एक हैप्पी कॉन्वेंट के नाम से स्कूल भी खोला था। हाँ, लोहंडीगुड़ा में। लेकिन वहाँ पे भी पार्टनर से कुछ लफड़ा हुआ तो वो भी पूरा बेच दिए, ये कर दिए। फिर मैं हताश होकर, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, सब पैसा, संघर्ष चलते रहा। फिर 2010 में मेरे पास कुछ नहीं बचा, 2-2.5 लाख था। तब मैं किसी को, एक भैया का दोस्त है, उसको फिर मैं बोला मेरे में हुनर है ना, कुछ हेल्प कर सकते तो कीजिए। तो फिर उन्होंने हेल्प किए मेरे पीछे। मैंने कहा जाए, उन्होंने 25 से 30 लाख एक आईटीआई के लगाए, हम उससे 3 आईटीआई खोले और तीनों मिल के 75 लाख मेरे पे लगाए। और उनको उस समय हमने बिलासपुर और अंबिकापुर और चिरमिरी 3 आईटीआई खोले। और अभी कहाँ है सर? अभी आईटीआई जो चल रहा है वो चिरमिरी में भी है, अंबिकापुर है, कोरबा, कटघोरा, अकलतरा, भिलाई, रायगढ़, बिलासपुर। तो इतने सारे आईटीआई चल रहा है। तो ये संघर्ष की कहानी है। अब उस कंडीशन से लेते लेते जब मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, और जब ये संघर्ष की कहानी मुझे अपने आप में फीलिंग हुआ कि मैंने जब यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने किसी का हेल्प नहीं लिया अपने से। ये जो दिए लास्ट में आईटी खोलने के लिए वही है, पारिवारिक हेल्प किसी से नहीं लिया, है ना। और दूसरी बात क्या है, जब इतने सारे घटनाएं हुई मेरे साथ, गांव से निकल के यहाँ आना, तो जितने भी घटनाएं हुई उससे मैं प्रेरित होकर ये लगा कि मेरे को इतने तकलीफ, मेरा उद्देश्य ये था कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ हो सके देखना चाहता था अपने लाइफ में। तो उसी से प्रेरित होकर जो आज के डेट में 2010 से जब मेरे पास कुछ अर्निंग आया, तो गरीब बच्चे हैं या शिक्षा के क्षेत्र में जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, है ना, तो और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मैंने जो भी क्षेत्र मेरे को लगता है हेल्प करना है, तो मेरे पास पैसा रहता है, मेरे को लगता है तो मैं उसके लिए हेल्प करता हूँ। कब से कर रहे हैं? ये 2010 से कर रहा हूँ मैं। 2010 से। हाँ, चलो बहुत सुंदर सर। यहाँ तक तो आपका संघर्ष की कहानी जान के बहुत ही अच्छा लगा। और ये भी जानना चाहेंगे अभी परिवार में आपका और कौन कौन है? परिवार में 4 भाई 2 बहन हैं, बताया था मैं, है ना। तो 4 भाई 2 बहन में एक बहन तो एक्सपायर कर गई है, और 4 भाई एक बहन है। माँ भी अभी है, 95 ईयर ओल्ड है, वो गांव में रहती है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मेरा एक उद्देश्य था तकनीकी शिक्षा। अच्छा। आज की डेट में जो रोज़गार, भाई हम बोलते हैं रोज़गार, अभी के डेट में रोज़गार नहीं है, लेकिन स्वरोज़गार अपनाकर अपनी ज़िंदगी बदला जा सकता है। इसीलिए मैंने एक स्लोगन लगाया था, ये स्लोगन है मेरा पर्सनल स्लोगन है, हर चीज़ चुराया जा सकता है, हुनर नहीं। वाह।
हर चीज़ चुराया जा सकता, हुनर नहीं। क्योंकि आप कितने भी डिग्री ले लें, कितने भी पढ़ाई कर ले, और जिस काम को जिस दिन आप हाथ से करना चालू कर देंगे, आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। तो वो चीज़ हम सिखाते हैं यहाँ पे। चलो बहुत सुंदर सर। अच्छा, आपके बारे में पढ़ा तो ये भी मालूम चला सर, कोरोना के टाइम आपने पूरे अपने टीम के साथ मिलके जो है सेवाएं दिए थे, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे, कैसा सेवा था उस? जी सर, उस समय हम लोग कोरोना काल में जब कोई निकल नहीं पाते थे, बहुत ही दयनीय स्थिति थी, घर से भी जाना नहीं, तो हमने थाना में जाके, सरकंडा थाना में जाके एक एप्लीकेशन दिए, भाई हमारी एक टीम है, एक टीम है, तो हम लोग कुछ जिस भी प्रकार से मदद हो हम करना चाहते हैं। तो हम लोग क्या किए, 10 लोग 8-10 लोग का टीम था, ग्लोव्स लगाए, मास्क लगाए, पूरा एक वाइट ड्रेस पहन के हम लोग 10 लोग आई कार्ड लगा के, सेवा दल का हमला आई कार्ड लगा के, हमने रेलवे स्टेशन जहाँ पे भुखमरी थी, मतलब लोग आए हुए थे खाने के लिए, तो उसको खाना देना, पूड़ी सब्जी के रूप में देना, है ना, किसी को क्या बोलते हैं, कई बार 2-3 बार दिए उसको, है ना। तो वो सब हेल्प करते रहे उस समय भी। कपड़े के लिए भी ज़रूरत पड़ी कपड़े, या कई लोग जैसे यहाँ आके रेलवे स्टेशन के सामने रुक गए, बाहर जाने के लिए कुछ ये नहीं है, तो उनको भी, यात्री को जैसे कहीं पहुँचाना है, तो वो भी हम उसको पहुँचाने के लिए हेल्प करते थे। चलो बहुत बहुत सुंदर काम किया सर। अच्छा, सबसे खास बात ये भी पता चला सर, आप मानव अधिकार जो है परिषद, उसके आप जो है डायरेक्टर भी हैं। हाँ, और कौन कौन से पद में भी रह चुके हैं, अभी कौन सा दायित्व मिला है, जिम्मेदारी कौन कौन है? सबसे खास बात ये भी जानना चाहेंगे, उस कार्य क्या करती है, क्योंकि कई लोग जो है आज भी नहीं जानते, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी जी जी, मैं अभी आज के डेट में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एवं क्राइम कंट्रोल, मतलब पूरा अपराध, हाँ, क्राइम कंट्रोल का मैं डिप्टी डायरेक्टर छत्तीसगढ़ हूँ। पूरे छत्तीसगढ़ का डिप्टी डायरेक्टर। हमारे अंडर जितने भी ज़िले में हैं, हमारे शाखा में सभी और भी जो सबऑर्डिनेट जो काम करने वाले हैं, तो उसमें क्या मानव अधिकार में क्या हमको अपने अधिकार को जानना है। आज जो भी घटनाएं हो रही है, हमको जो सरकार ने, जो संविधान ने मौलिक अधिकार जो दिया हुआ, उसको जानना जरूरी है। जिस भी अपराध हो उसमें हम, अभी जैसे बहुत सारे अपराध छोटे छोटे बच्चियों पे हो रहा है ना, बड़ों पे भी होता है, कोई किसी को कुछ चीज़ में फंसा दे रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें में हम जाके वहाँ पे उनके पक्ष में, सच्चाई के पक्ष में हम लड़ाई करते हैं और उनको न्याय दिलवाते हैं। चलो जी, बहुत सुंदर सर, मतलब ये भी एक प्रकार से जन सेवक का काम है। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे सर आपसे, 30 से ज़्यादा अधिक आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है, तो कौन कौन से क्षेत्र पे मिला है? जैसे अभी आप दिखाया, काफ़ी अच्छा भी लगा आपको, तो वहाँ पर इतना इंटरनेशनल भी मिला है, ये बहुत अच्छा लगा। तो आप बताते सर, और वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बना था आपका, वो किस में था? मेरा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है समाज सेवा में है। समाज सेवा में इसलिए कि मैंने क्या किया, जैसे उच्च शिक्षा के लिए, जैसे गरीब बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उनको मैं क्या करता, कॉपी पुस्तक, स्कूल का फीस देना, खुद से देना। स्वास्थ्य संबंधित, स्वास्थ्य में जैसे किसी खराब है, किसी घर में परेशानी है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो मैं उनके लिए मदद करता था, आर्थिक रूप से भी मदद करना। इनके अलावा जो स्वरोजगार, जैसे कुछ लोग हैं जो अपना धंधा करना चाहते हैं, उनके लिए भी, किसी को चाट गुपचुप खोलना है, कोई दुकान खोलना है, कोई पान ठेला खोलना है, उसके लिए भी मैं, हाँ, अपने से मैं देता था। आज भी देते हैं? हाँ, आज भी देता हूँ। और जी, किसी को 10,000, किसी को 20,000, जिसकी ज़रूरत पड़ती है। रिटर्न नहीं लेते? रिटर्न नहीं लेता, लेकिन उन लोग क्या करते, जब हम कमा लिए भैया आपके बदलो, तो आके ईमानदारी से कई लोग दे भी देते, कई लोग नहीं भी दे देते। तो इस प्रकार से मैं ये सेवा करता। कितने लोग को स्वरोजगार के लिए? स्वरोजगार एक कम से कम 25 से 30 लोग का है, जो आज के समय में कर रहे हैं। लोकल बिलासपुर वालों? जी, बिलासपुर में है। और एक घटना बताना चाहूँगा, एक हमारे समाज से रिलेटेड है। उनका क्या, दोनों किडनी फेल था, दोनों किडनी फेल है, और दीपावली का समय था, वो बहुत हरासमेंट, उनके परिवार पूरा हरासमेंट, और कहीं से उनको हेल्प नहीं मिल रहा था। तो मेरे को पता चला कि वो बहुत परेशान है, तो आप मानेंगे नहीं, मैंने गया दीपावली के दिन, धनतेरस के दिन, मैंने कुछ उसको दिया, मतलब आप लोग अच्छे से दीपावली मनाइए साहब का नाम लेके, और कल जाके आप साहब के दरबार में एक नारियल चढ़ाइए, साहब के ऊपर ये कीजिए। और आज की डेट में आप मानेंगे नहीं, डायलिसिस तो चल रहा है, लेकिन 4 साल हो गए स्वस्थ है। ये सब साहब का आशीर्वाद है, और नहीं हुआ है। और उनके बाद उन्होंने मुझे बोला
कि सर मेरी पत्नी को कहीं की व्यवस्था करवा दे, तो मैं उनको कहीं पे प्राइवेट में जॉब भी दिलवाया। इनके अलावा वो खुद बोले कि सर मैं खड़े खड़े कुछ तो काम कर सकता हूँ या बैठ के अपन काम कर, तो वो क्या कर सकते हैं, तो भेल पूड़ी का भेल बनाते हैं ना, भेल है, गुपचुप है, वो ठेला खोलूँगा बोले। तो मैं उसको कुछ पेमेंट दिया और आज भी जीवन यापन कर रहे हैं। चलो, ये बहुत बहुत सुंदर कहानी बताया सर, बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, यहाँ तक आने में आप अपने आदर्श कहें, प्रेरणा स्रोत या योगदान किनका रहा, क्या कहना चाहेंगे, और गुरु किनको मानते हैं आप अपने? मैं सामाजिक क्षेत्र में एक हमारे बहुत वरिष्ठ है, सम्मानित तुलसीदास जी है जो चांपा से, उनको मैं गुरु मानता हूँ। और प्रेरणा तो बाबूजी से मिला मुझे, मैंने पहले ही बताया, क्योंकि वो भी समाज सेवक थे, उन्होंने निस्वार्थ सेवा की है। वो ऐसे इंसान थे, जिस दिन रिटायर हुए हम लोग को बोले आप लोग को पूरे पढ़ा दिया हूँ मैं। और उस समय अभी तो पेंशन लोगों को ज़्यादा मिलता है, मैंने बताया ना 48 रुपया से उन्होंने चालू किए थे। जब रिटायर हुए तो उनको मात्र 6 लाख मिला उस समय, 91 की बात बता रहा हूँ, 91 में रिटायर हुए, 6 लाख रुपया उसको मिला। उनको हमको बोले आप लोग को सब इतना इतना पढ़ाई करवा दिया हूँ, ये 6 लाख मैं समाज सेवा में लगाऊँ। तो अपने रिटायर के पैसे को पूरे समाज सेवा में लगा दिया और कई लाख हमने बुक छपवाए गाँव में हमारे। आप देखेंगे तो 15 अलमारी है जिसमें उसका बुक अभी भी छपा हुआ रखा, पिताजी का। तो वो बहुत ही समाज और निस्वार्थ सेवा करते थे, और लोग उनको इतना ज़्यादा वो था, वो मतलब कहा जाए उनके प्रति, समाज सेवा के प्रति, कि रात भर जग के सेवा करना, रात भर का लगाव बहुत ज़्यादा है ना। तो लोग उनको ना, कई ऐसे भी था कि कई लोग उसको साक्षात भगवान के रूप में भी मानते थे, इतना ऐसा उस समय समाज हेल्प किए हैं करके समाज के रूप में। और निस्वार्थ, और कभी गलत का कभी सपोर्ट नहीं किया। यदि हम गलत किए हैं तो डायरेक्ट बोलेंगे देखो मेरा लड़का वहाँ बैठा है, वो गलत किया तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, इस प्रकार से बात। तो वो मेरे मेन प्रेरणा स्रोत बाबूजी रहे, और सामाजिक के रूप में सम्मानित तुलसीदास जी चांपा वाले रहे हैं। अच्छा, पुस्तक का जिक्र किए सर आप। जी। तो कौन सा पुस्तक पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है आपको? कोई पुस्तक पढ़ते हैं? हाँ, मोटिवेशनल पढ़ता हूँ। मैंने बीच में यहाँ तक पढ़ा आने के लिए बहुत ही हरासमेंट हुआ। आपको मैं बुक दिखाऊंगा कभी, मेरे पास बहुत सारे बुक है। आपके पिताजी का कौन सा बुक अच्छा लगता है? जी, वो तो धर्म, बाबूजी का जो बुक छपवाएं, सत्य की खोज, बहुत सुंदर, और एक मानिकखंड ग्रंथ है जिसमें हम, ये तो धर्म का है, समाज का है, तो उसमें पूरे सब चीज़, सत्य की खोज में ये बताया कि मानव मात्र, पहले हम इंसान हैं, धर्म में तो बाद में आता है। तो उस चीज़ को, भाईचारा, आपसी प्रेम, ये सब बताया गया है। और मानिकखंड ग्रंथ जो एक है, उन्होंने जो प्री बुक है, वो पूरे हमारे समाज के बारे में बताया हुआ है, मानिकपुरी समाज के बारे में, उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, कैसे हुई, हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, पूरा सारा। जी बिल्कुल। चलो, बहुत सुंदर सर। अच्छा, हॉबी जानना चाहेंगे, ऐसे समाज सेवा आप करते हैं, फिर भी रुचि किस में है ज़्यादा आपका? फिल्म, गाना वाना कुछ है, शौकीन नहीं है? नहीं, गाना वाना का नहीं है, समाज सेवा करता हूँ। और रुचि क्या है, हेल्प करना ही, वही मेरे को अच्छा लगता है। बोलते हैं ना, अपने लिए तो सभी जीते हैं, दूसरे के लिए जी के देखिए, और दूसरे के खुशी में खुशी होकर तो देखिए, बहुत मज़ा आता है। एक घटना आपको बहुत अच्छा बताना चाहूँगा। हमने क्या किए, अभी तक आप तिफरा में एक दिव्यांग विकलांग, जिसका मुख बधिर हाई स्कूल है, वो हॉस्टल भी है, पढ़ाई भी वहीं होता है। जब हमने भाई को, मेरा भाई है अमित मानिकपुरी, उनको भेजा, मैं जाओ पता करके आओ वहाँ पे क्या होता है। तो भैया क्या करोगे, वहाँ तो 100 लड़के हैं, लड़कियाँ हैं। अरे मैं कुछ करना चाह रहा हूँ भाई वहाँ के लिए, पता करके आओ। तो वहाँ के हेड मिस्ट्रेस को जाके मिले उन्होंने। मिलने के बाद इन्होंने पूछे भाई हमारे बड़े भैया है जो समाज सेवा करते हैं, कुछ इन लोग के लिए कुछ करना चाहते हैं हेल्प, तो किस रूप में? तो भाई ने बताया कि वो ये चाहते, एक दिन, सब तो खुशी बड़े बड़े होटल में मनाते हैं, लेकिन हमारे भैया का कहना है हम इन लोग को अपने हाथ से खाना खिलाना चाह रहे हैं, और वहीं बनवा के खाना खिलाना चाह, और वो भी VIP खाना। तो वो बोले 100 आदमी है और अकेला कहाँ से करेगा वो? तो कुछ फिर उन्होंने पूछे कहीं चैरिटी से जुड़ा हुआ है क्या, कोई समाज के पदाधिकारी है या कोई नेता है? तो बोले कुछ नहीं है, वो समाज सेवा करते हैं, अपने पैसे से करें। अरे वाह, ऐसे हो ही नहीं सकता। फिर उनको विश्वास भी नहीं हुआ। फिर मैं गया, बात किया, भाई मैं करना चाह रहा हूँ, सेवा करना चाह रहा हूँ। तो फिर मैं गया वहाँ, बात किए, तो मैडम बहुत खुश हुए, और पूरे परिवार, और भी उनके परिवार आए, और वहाँ खाना बनवाया, खीर पूड़ी है ना, और जो भी पुलाव उलाव सब बनाए,
और समाज के बहुत लोग भी हमारे गए थे, 15-20 लोग ये भी गए। और वहाँ जाने के बाद आप विश्वास नहीं करेंगे, जो आँख से अंधा है, अब उसको मैं पूड़ी देता था, देख तो नहीं रहे, अब पूड़ी खाए नहीं, क्या है, मैं पूड़ी है, छू के देखिए। अब उसके बाद मैं ऐसे टच करता था, है ना। अब उन लोग क्या है, इशारा तो समझ जाते थे, इशारा समझते हैं, तो मैं बोला 1 या 2 ऐसे करता था, तो 2, फिर खाने के बाद फिर पहुंचता था। वैसे जैसे सुन नहीं रहे उसको मैं बोलता था, तो वो सब पूरा दिए, सर्व किए, उसके सब पूरे वीडियो सब है बहुत अच्छा। तो वो सुखद पल मेरा ना जन्मदिन का मैं हमेशा ऐसी मनाते आया हूँ, अपने जन्मदिन में। क्योंकि लोग बड़े बड़े 5 स्टार में जाते हैं, इधर जाते उधर दोस्त यार, तो वो कभी मैंने नहीं मनाया हूँ जब से मैं बिलासपुर आया हूँ। और छोटे छोटे बच्चों को यहाँ तक, यहाँ पे बस स्टैंड, आपका पुलिस लाइन में आपका वृद्धाश्रम है, वहाँ पे भी लोगों को खाना खिला चुका हूँ मैं, अपने हाथों से खिलाता हूँ, ऐसा नहीं दिखाने के लिए, फ़ोटो खींचने के लिए नहीं, अपने हाथों से स्वेच्छा से खिलाऊँ। चलो बहुत बहुत सुंदर से, सबसे खास बात ये अच्छा लगा जन्मदिन पर ऐसे नेक कार्य कर रहे हैं, बहुत सुंदर से। होने के बाद मैं उनको पेन, कॉपी, पुस्तक वो भी दिया उनको सम्मान के रूप में, है ना। और एक चीज़ मज़े की बात बता दूं मैं, और एक मज़े की बात बता दूं, उतने लोगों में से एक ऐसा है जो एक ऐसा, उसमें से एक ऐसा दिव्यांग थे जिनका आँख तो दिखता नहीं था, शायद वो सुनता भी नहीं था, लेकिन जब हमने बॉक्स लेके गया था, गाना गाओ बेटा, कौन गाएगा, मैं बोला इनाम दूंगा, तो एक उसमें से एक आया और इतना अच्छा गाना गाया, इतना अच्छा गाना गाया कि वाकई वो बंद मुक्त हो गया हम लोग का, जितने लोग गए थे। और मैं उनको वाकई बुला के ना, मैं बोला 200 रुपया दिया उनको, और बहुत खुश हो गए वो। तो ऐसे भी उसमें टैलेंट थे। और जी, और वहाँ के जो हेड मिस्ट्रेस है, उनको सोचने में मजबूर कर दिया मैं कि एक आदमी इतने लोग को खिला कैसे रहे। वो लास्ट तक बोलते रहे कि चलो जी, बहुत बहुत सुंदर सर। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे सर, ये तो रहा आपका यहाँ तक का सामाजिक जीवन और आपका जीवन परिचय। भविष्य में और कौन कौन सा योजना है आने वाले समय में आपके सामाजिक और शिक्षा के क्षेत्र में? भविष्य में कौन सा योजना चल रहा है? और सामाजिक में तो मैं ये चाहूँगा कि भाई देखिए, अब मैं जिस समाज से जुड़ा हूँ, तो पहले तो मैं ये चाहूँगा कि अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाऊँ। मेरा ये उद्देश्य है कि मेरे जितने भी करीब रहें जो समाज से रिलेटेड, वो कुछ ना कुछ रोज़गार करें, स्वरोजगार करें। तो हम कोई बड़ा काम करें तो हम किसी से हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े, भाई हमारे थ्रू आपने स्वरोजगार किए, आप अर्निंग कर रहे हैं, आप कुछ हेल्प कीजिए। ऐसा करके हम बड़ा कुछ समाज के लिए करना चाह रहे हैं, ये हमारा सोच है। और शिक्षा के क्षेत्र में तो शिक्षा में मैंने ITI चली रहा है, उसमें भी एक चीज़ ITI में बता दूं मैं, जो हमारे समाज के लड़के लड़कियां हैं, लड़कों को मैं 10% छूट दे के रखा हूँ फीस में, लड़कियों को 15%। और यदि आर्मी रिटायर्ड है तो उसको 50% फीस लेता हूँ, और जिसके माँ बाप नहीं है उसको फ्री में ITI करवाता हूँ, फ्री में ITI। इनके अलावा जी, और इनके अलावा जो हमारे समाज के जो बेरोजगार हैं उनको रोज़गार दे के भी रखा हूँ। और प्लस यदि कोई रोज़गार, कोई पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, पढ़ना नहीं पाते, यदि वो मेरे ITI में भी एडमिशन करवाते हैं तो उसको भी प्रोत्साहन राशि के रूप में कुछ मैं देता हूँ, ये बेरोजगार ना रहे, मेहनत किए करके। तो ये मेरा ये है शिक्षा के क्षेत्र में। और चलो बहुत बहुत सुंदर। सबसे खास बात ये लगा, जिनके माता पिता नहीं है वो कहीं के भी रहे उनको निःशुल्क, बहुत बहुत बड़ी बात है सर। खास कार्यक्रम भी रहता है, मैं सबसे करता हूँ। तो जीवन का मतलब आपके अनुसार क्या है? जीवन का परिभाषा क्या है आपके अनुसार? जीवन क्या है आपके अनुसार? भाई बताया ना, जीवन अपने लिए जिए तो क्या जिए भाई, अपने लिए तो सभी जीते हैं। सही है भाई, अपने लिए जीते, कभी दूसरों के लिए जी के देखिए, दूसरे की खुशी में खुशी होके देखिए, ये मेरा मेन उद्देश्य है। चलो, जीवन का मतलब आपके अनुसार परिभाषा है दूसरे के लिए जीना। बहुत बहुत सुंदर सर। अच्छा, एक और सवाल है सर, इतना आप समाज सेवा करते हैं, काफ़ी लोकप्रिय भी हैं, प्रसिद्ध भी हैं, चर्चित चेहरा भी है आपका, तो भविष्य में राजनीति में आना चाहेंगे कि ऐसे ही जैसे आप समाज सेवा कर रहे हैं वैसे ही? नहीं, मेरा उद्देश्य राजनीति में जाना नहीं है, कोसों दूर तक। आज भी मैं न समाज के कोई पदाधिकारी हूँ, न प्रदेश, न राष्ट्रीय, इवन मैं गुरुधाम एक जुड़ा हुआ लिंगिया डी में हमारे समाज का, उसमें भी मैं कोई पद में नहीं हूँ। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ, सेवक बन के रहना चाहता हूँ।
क्योंकि छोटा रह के बड़ा काम कीजिए, बड़ा रह के छोटा नहीं। क्योंकि पद में जाना या कोई चीज़ करना, पद में जाने से क्या होता है, आदमी एक अहंकार आ जाता है कि मैं ये पद में हूँ, पोस्ट है। लेकिन पद क्या है, एक वैकल्पिक व्यवस्था है किसी भी चीज़ को सुनियोजित ढंग से करने का। तो मेन तो सेवा ही हुआ भाई। आप पद में रहेंगे तो भी सेवा करेंगे, और जब आपका उद्देश्य ही सेवा करना है तो पद में नहीं रहेंगे तो भी सेवा करेंगे। तो पद में न रह के वो सेवा करके दिखाइए जो पद में है, वो ज़्यादा बड़ी बात है। चलो, बात करके बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे। एक अंतिम सवाल रहेगा, आज आपको पूरा देश दुनिया के लोग देख रहे हैं, युवा पीढ़ी के लोग देख रहे हैं, पूरा बिलासपुर वासी देख रहे हैं, आपके ITI के बच्चे भी देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ से देख रहे हैं, देश दुनिया से देख रहे हैं आपको, तो उनको हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा मेन उद्देश्य है सभी युवाओं के लिए भी कि देखिए, ज़िंदगी है एक संघर्ष, ज़िंदगी का पर्यायवाची संघर्ष है भाई। संघर्ष आप जितना हो सके कीजिए, जितना हो सके अर्निंग कीजिए और सेल्फ डिपेंड बनिए, आत्मनिर्भर बनिए। और आत्मनिर्भर बन के जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, चाहे माता पिता का तो सेवा करना ही है, पहला भगवान तो माता पिता ही है, जो बाहर ढूंढते वो नहीं, पहले माता पिता। उनका सेवा करने के बजाय जितना ज़्यादा हो सके घर परिवार से लेके समाज से जुड़े हैं तो समाज का सेवा करना चाहिए। तो मैं मेरा ये मेन उद्देश्य है। और एक चीज़ अंत में ये कहना चाहूँगा, अपने धर्म के कारणे सर्वस्व दे लुटाए, मूरख कहे धन जात है निज दिन दुना होए। इसका मतलब है, जिस समाज में जुड़े हो, जिस पंथ को मानते हो, जिस इष्ट देव को मानते हो, जिसकी बदौलत इस दुनिया में आए हो, जिसके बदौलत हम कमा रहे हैं, तो उसमें लुटाने के लिए संकोच नहीं करना चाहिए। क्योंकि लोग बोलते हैं भाई माँ बाप है, हमको पैदा किए माँ बाप, अब माँ बाप के प्रति हम लुटाएंगे नहीं तो क्या करें, उनके बदौलत तो हम हैं। तो लोग क्या बोलते हैं, अरे उनको छोड़ो, मूर्ख है ये आदमी, उसके ऊपर लुटा रहा है, ये गलत है। तो ये साहब की बानी है, अंतिम यही बस मैं ही कहना चाहूँगा। चलो, बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे, और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आए और मेरा इंटरव्यू लिए और मुझे उस लायक समझे। और जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, और साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। सर आपका भी पुनः धन्यवाद सर आपका। तो साथियों, आज हमारे बीच थे बिलासपुर के सबसे युवा और चर्चित समाज सेवी डॉक्टर मानिक दास मानिकपुरी जी। उनके बारे में जाने, उनके जीवन के बारे में जाने, यहाँ तक का सफ़र जाने। काफ़ी संघर्ष से भरा सफ़र था। सबसे खास बात, अगर आप ITI करना चाहते हैं, अगर जिनके माता पिता नहीं हैं, उनको टोटल निःशुल्क रहेगा। ये बहुत बड़ी बात बताया सर ने। और मिलेंगे एक और ऐसे ही नामचीन हस्ती के साथ, तब तक बने रहें TGB मीडिया में। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।